ओके जी। पाउच डिज़ाइन आप लोगों ने देखे होंगे, रियल में भी आप लोगों ने देखा होगा कि कॉफ़ी बीन्स जो होते हैं वो भी इस तरह के समटाइम पाउचेज़ में होते हैं, या सबसे कॉमन जो एग्जांपल है इसकी वो है कोकोमो का जो 50 रुपीज़ वाला जो पैकेट होता है, वो आप लोगों ने देखा होगा कि इस तरह के पाउच के अंदर होता है, ठीक है? तो वो आप सबने देखा होगा कि उसके ऊपर किस तरह से जो डिस्प्ले है उसका रेडी किया रहता है, उसकी पैकेजिंग किस तरह की होती है। तो ये हमारे पास जो पाउच डिज़ाइन है ना वो कुछ इस तरह से हमें नज़र आ रहा होता है। लेट मी शो यू। ये इस तरह से हमारे पास जो पाउच डिज़ाइन होता है ना वो हमें इस तरह से नज़र आ रहा होता है, ठीक है जी। तो पाउच डिज़ाइन में बेसिकली ये होता है कि आपकी ये चीज़ मैटर कर रही होती है कि कहाँ पे आप लोगों की जो है वो जो डिज़ाइन है आप लोगों का वो कहाँ से कट होगा, और हमने जो इन्फॉर्मेशन ऊपर ऐड करनी है वो हमने कहाँ से स्टार्ट करके कहाँ तक अपनी अलाइन करनी है कि हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो उसके अंदर कट ना हो रही हो, ठीक है जी। तो जैसे कि मैं अगर जूम करके आप लोगों को दिखाऊं, ये हमारे पास इसका जो ऊपर वाली ओपनिंग है ये हमारे पास आ जाती है, ठीक है। ये लेट मी शो यू। मैं यहाँ पे एक ब्रश का यूज़ करती हूँ, और ये देखिए ये जो हमारे पास यहाँ से इसकी ये वाली जो कटिंग है, ठीक है, और इस कटिंग से लेके यहाँ तक का जो एरिया होता है ना हमारे पास, इसको हम लोग कहते हैं वेल्ड एरिया, या फिर इसको इस तरह मतलब वो वाला एरिया जो बिल्कुल ही एक चिपका हुआ सा होता है, या फिर जो सेपरेट नहीं होता, इसको हम लोग वेल्ड एरिया बोलते हैं, ठीक है जी। तो इस ये हमारे पास होता है 10 मिलीमीटर का, ठीक है। ये हमारे पास कितना होता है 10 मिलीमीटर का। फिर इसके जो नीचे हमारे पास यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया होता है ना, इसको हम लोग कहते हैं एयर टाइट, या फिर इस तरह का एरिया कि जो आप लोगों ने देखा होगा समटाइम, यही कोकोमो की अगर मैं आप लोगों को एग्जांपल दूं, तो आप लोग जब इसको ओपन करते हो तो आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे पास दोबारा से उसको बंद करने का भी रास्ता होता है, कि एयर टाइट करने के लिए हमारे पास उसका जो वे होता है उसके ऊपर लगा होता है कुछ इस तरह से, उसको डिज़ाइन किया जाता है कि हम दोबारा से उसको एयर टाइट कर सकते हैं, कि हमारा जो प्रोडक्ट है अंदर से अगर हम उसको एट ए टाइम सारा यूज़ नहीं कर रहे, कुछ हम लोग उसको रख रहे हैं बैकअप में, तो वो हमारा जो एयर टाइट का जो एक हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन ऐड किया जाता है, हम लोग उससे जो अपना प्रोडक्ट है उसको दोबारा से सील कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसको कहते हैं वेल्ड एरिया या फिर सील एरिया। और ये हमारे पास होता है एयर टाइट, कि हम लोग यहाँ से अपने प्रोडक्ट को दोबारा से एयर उसके अंदर जो है एयर स्पेस ना नहीं रहने देते, कि मतलब जो हवा है उससे हमारा प्रोडक्ट खराब ना हो अंदर का, तो यहाँ से उसको एयर टाइट कर दिया जाता है। तो इस वाले एरिया को एयर टाइट बोलते हैं, और ऊपर वाला हमारा होता है वेल्ड एरिया, ठीक है। और ये यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया होता है वो भी 10 मिलीमीटर का होता है हमारे पास, और यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया होता है वो भी हमारे पास 10 मिलीमीटर ही होता है। तो ओवरऑल अगर आप लोग देखें कि अब हमारे पास ये वाला जो एरिया है, ये तो जब हम लोग प्रोडक्ट लेते हैं तो ये वाला एरिया जो है वो हम लोग उतार के फेंक देते हैं, तो हम लोग यहाँ पे अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो नहीं लगा सकते। अगर मैं इसको हटाऊं यहाँ से, अच्छा जी, ये आप लोगों ने देखा होगा कि इतना वाला जो एरिया होता है ना, ये वाले जो कट्स लगे हुए हैं, इन कट से जो ऊपर वाला एरिया होता है ये हम लोग उतार के फेंक देते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली इसके ऊपर हम कोई भी ऐसी नेसेसरी इंफॉर्मेशन जो है वो ऐड नहीं करेंगे कि जो मतलब उतार के फेंक दी जाए और वो रीडेबल ना हो बाद में। जाहिर है जो कोई उतार के फेंक देगा तो वो उसको कैसे रीड कर सकता है। तो यहाँ पे यहाँ तो सीजर का मार्क बना होता है एक, या फिर यहाँ पे ये कट्स इस तरह से लगे होते हैं कि जो इंडिकेट कर रहे होते हैं कि यहाँ से आप लोग इतना पार्ट जो है वो उतार के फेंक सकते हैं, जो कस्टमर्स होते हैं। यहाँ से हमारे पास एयर टाइट का होता है कि यहाँ से हम लोग दोबारा जो प्रोडक्ट है उसको बंद कर सकते हैं, या हमारा पाउच जो है उसको दोबारा से उसी तरह सील कर सकते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो खराब ना हो। हमारा जो मेन डिजाइन स्टार्ट होता है ना वो यहाँ से लेके ये इसके अंदर अंदर तक रहता है। अब आपने देखा होगा कि यहाँ से भी जो थोड़ा सा एरिया होता है ना वो भी यहाँ से थोड़ा सा एक दूसरे के साथ, मतलब उसकी जो फ्रंट और बैक होती है वो बिल्कुल एक दूसरे के साथ चिपकी हुई सी होती है, ठीक है, कंबाइन किया होता है उसको उन्होंने। तो वो ये वाला भी जो एरिया होता है ना इतना 5 मिलीमीटर का, यहाँ से ये वाला एरिया यहाँ से हमारे पास जो होता है वो एक्स्ट्रा होता है, और 5 मिलीमीटर ही यहाँ से होता है। तो अब क्लाइंट ने अगर फॉर एग्जांपल हमें इसकी मेजरमेंट प्रोवाइड की है 152, उसने हमें इसकी विड्थ बताई है, और 228 उसने इसकी हाइट बताई है हमें। अगर हम इसी सेम मेजरमेंट का उसको पाउच एक डिजाइन करके दे देते हैं, तो ये वाला इतना एरिया जो है वो तो ज़ाया हो गया, तो उसकी वजह से हमारा जो पाउच का साइज है वो छोटा हो जाएगा। इसी तरह अगर विड्थ की हम बात करें 152 है, और ये 5 मिलीमीटर यहाँ से इसका ज़ाया हो जाएगा, 5 मिलीमीटर यहाँ से हो जाएगा, तो हमारा पाउच जो है वो विड्थ से भी छोटा हमें नजर आएगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम लोग किस तरह से इसको डिज़ाइन करते हैं वो अब हम देखते हैं। ये चीज़ क्लियर हुई आप लोगों को?
कि जो हमारा जो ऊपर वाला एरिया है उसको हम लोग क्या कहते हैं और किस तरह से जो है हम लोग अपने जो डिज़ाइन है उसमें टेक्स्ट को अलाइन करते हैं। अगर ये चीज़ क्लियर हो गई है तो प्लीज़ रेज योर हैंड्स, फिर हम इसकी डायलेंस चलते हैं। ओके जी, लेट्स मूव टूवर्ड्स इट्स डायलाइंस। कि अब हम इसकी डायलाइंस की तरफ मूव करते हैं। पहले तो ये मैं आप लोगों को ये मैंने यहाँ पे एक कैलकुलेशन करके रखी हुई है, तो वो मैं आप लोगों को समझा देती हूँ कि ये क्या चीज़ है। पहले हम इसकी हाइट पे आते हैं। एज ए मैंशनड अर्लियर कि हमारे पास ये वाला जो इसका सील एरिया है या फिर वेल्ड एरिया है, ये 10 मिलीमीटर हमारे पास होता है। तो ऑब्वियसली हमारा जो मेन डिज़ाइन है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और क्लाइंट ने हमें जो साइज़ प्रोवाइड किया ना वो भी यहाँ से लेके यहाँ तक का ही होगा। वो ये वाला जो पार्ट है वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो यहाँ से 10 मिलीमीटर जो है वो हम एक्स्ट्रा उसके अंदर ऐड करेंगे। फिर मैंने आपको बताया कि जो हमारे पास एयर टाइट का यहाँ पे एरिया होता है वो भी 10 मिलीमीटर का ही हमारे पास होता है। तो ऑब्वियसली वो भी पार्ट जो है वो हम लोग एक्चुअल जो साइज है उसमें से एक्स्ट्रा निकालेंगे। तो 10 मिलीमीटर ये भी उसके अंदर ऐड हो गया और 10 मिलीमीटर ये वाला ऐड हो गया। तो टोटल अभी तक हमने जो एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड की है इसके अंदर वो 20 मिलीमीटर है। ठीक है, अब हमारा जो नीचे से भी आपने देखा होगा कि जो पाउच है वो नीचे से भी थोड़ा सा कर्व हुआ होता है या उसको नीचे से बेंड किया होता है। तो वो जो बेंडिंग हमारी एरिया होता है ना वो हमारे पास कितना होता है 5 मिलीमीटर का। ठीक है, तो ये टोटल आपने देखा होगा कि मैंने इसके अंदर 25 मिलीमीटर जो है वो एक्चुअल जो मेरे पास वैल्यू है उसके अंदर ऐड किया है। 228 जो इसकी हाइट थी वो मुझे क्लाइंट ने प्रोवाइड की। 10 मिलीमीटर मैंने इसका ये वाला एरिया इसमें ऐड किया, 10 मिलीमीटर मैंने ये वाला एयर टाइट वाला ऐड किया, और 5 मिलीमीटर मैंने ये नीचे वाली साइड से इसकी जो हाइट है उसके अंदर ऐड किया, ताकि जो मेरा एक्चुअल साइज मुझे क्लाइंट ने प्रोवाइड किया है मैं उसको उतने साइज का ही एक पाउच प्रोवाइड कर सकूं, उतने साइज का ही मैं उसको डिजाइन बना के दूं। तो टोटल मिला के यहाँ पे मेरे पास 25 मिलीमीटर मैंने एक्चुअल में ऐड किया और वो टोटल हो गया 253 मिलीमीटर। ऑल राइट जी, अब हम मूव करते हैं इसकी विड्थ की तरफ। विड्थ में मैंने आपको बताया था कि 5 मिलीमीटर जो है वो यहाँ से यहाँ तक का हमारा एरिया होता है, और 5 मिलीमीटर ही हमारा इस साइड का एरिया जो है वो यहाँ पे ऐड हो रहा होता है। तो हमने जो है वो क्लाइंट का जो पाउच डिज़ाइन है उसको छोटा नहीं करना, तो ये एक्स्ट्रा वैल्यू जो है 5 मिलीमीटर की यहाँ से और 5 मिलीमीटर यहाँ से और टोटल मिला के 10 मिलीमीटर जो है हमने इसकी विड्थ के अंदर वो वैल्यू यहाँ पे खुद से इंक्लूड कर देनी है, ताकि हमारा प्रोडक्ट जो है वो एक्चुअल साइज में ही क्लाइंट के पास जाए। ठीक है, तो यहाँ से 10 मिलीमीटर 5 यहाँ से 5 यहाँ से मिलाकर 10 मिलीमीटर हो गई, और वो टोटल 162 मिलीमीटर जो है मैंने इसकी विड्थ रख ली। अब हम क्या करते हैं कि इसका जो है एक आर्टबोर्ड लेंगे। आर्टबोर्ड यहाँ से आप लोग कंट्रोल एन प्रेस करेंगे तो ये आप लोगों के पास इसका ये डायलॉग बॉक्स आ जाएगा और आपसे पूछेगा कि आपको कितनी वैल्यू चाहिए। तो मैंने इसका जो आर्टबोर्ड है वो मैंने पहले से ही क्रिएट करके तो रख लिया है, और ये हमारे पास आ गया इसका। ठीक है जी, तो ये हमारे पास आर्टबोर्ड है इसका। हम लोग इसको दोबारा से क्रिएट कर लेते हैं। कंट्रोल एन प्रेस करेंगे, वेट अ मोमेंट। हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू ली थी, हाइट है 253 मिलीमीटर और विड्थ है 162। तो यहाँ से भी आप लोग ले सकते हैं। फाइल पे क्लिक करेंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे तो वही आप लोगों के पास डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ठीक है जी, तो हमारे पास विड्थ है इसकी 162 इसकी विड्थ है, और इसकी हाइट है हमारे पास 253। और यहाँ से ब्लीड एरिया जो है वो आप लोगों ने 3 मिलीमीटर इसका ऐड कर लेना है। मैंने वेरी फर्स्ट लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि जो हम लोग ब्लीड ऐड कर रहे होते हैं वो 3 मिलीमीटर तक हम लोग अपने डिज़ाइन में ब्लीड ऐड करते हैं। तो यहाँ पे 3 मिलीमीटर आप लोगों ने पहले ही इसको ऐड कर देनी है। अगर आपका क्लाइंट कहे कि ज़्यादा ब्लीड ऐड करनी है तो यहाँ से ये वाला जो अपर वाला एरो है इसके ऊपर आप लोग क्लिक करोगे तो यहाँ ब्लीड वैल्यू जो है वो इंक्रीज होती जाएगी। अब आप लोग देखोगे कि टॉप बॉटम राइट और लेफ्ट इन सब पे जिस पे मैं क्लिक कर रही हूँ तो चारों की वैल्यू जो है वो एक साथ इंक्रीज हो रही है। तो वो क्यों हो रही है कि यहाँ पे ये जो लिंक्ड का ऑप्शन है ना, ये लिंक्ड इसलिए ये आप देखें कि दो जो है वो शेप्स आपस में लिंक हुई हुई है यहाँ पे। तो वो जो लिंक है वो यही शो कर रहा है कि ये चारों जो है वो आपस में एक साथ लिंक्ड हुई हुई है कि एक की वैल्यू बढ़ाऊंगी तो चारों की बढ़ेगी। ठीक है, लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि सिर्फ टॉप की इंक्रीज हो, बॉटम की ना हो, राइट लेफ्ट की इंक्रीज ना हो, तो यहाँ से आप लोग इसके ऊपर एक दफा क्लिक करोगे तो ये यहाँ से ओपन हो जाएगी। इसकी जो लिंक्ड हुआ था चेन ये ओपन हो जाएगी। अब आप जिसकी भी इंक्रीज करोगे मैनुअली सिर्फ उसी की एक की जो है वो ब्लीड इंक्रीज होगी, बाकी सबकी इंक्रीज नहीं होगी। ठीक है,
तो इसको आपने लिंक्ड ही रखना है, अनलिंक नहीं करना है इसको। तो हम लोग यूज़ करते हैं 3 मिलीमीटर। फिर इसके जो कलर मोड्स हैं वो हमारे पास आ जाते हैं RGB और CMY के। RGB जो कलर होता है वो हम लोग तब यूज़ करते हैं जब हमने अपने काम को सिर्फ डिजिटली ही रखना हो, मतलब कि जब यहाँ पे जैसे कि कोई पोस्ट वगैरह डिज़ाइन की जाती है सोशल मीडिया कैंपेन्स के लिए, तो वो उसके लिए जो कलर मोड हम लोग यूज़ करते हैं वो हम RGB यूज़ करते हैं, ठीक है जी। तो CMY के कलर मोड क्या होता है कि वो हम तब यूज़ करते हैं जब हमने अपना कोई काम प्रिंट करवाना हो, ठीक है। जैसे कि क्लाइंट आपको ये पाउच डिज़ाइन जो है वो बनाने के लिए उसने आपको प्रोजेक्ट दिया है, तो ऑब्वियसली उसने ये जो आप बना के देंगे डिज़ाइन, उसने इसको प्रिंट करवाना है, तो उसके लिए हम लोग जो कलर मोड यूज़ करेंगे वो CMY के करेंगे। अभी बिकॉज़ कि मैं आप लोगों को जो है वो यहीं पे प्रैक्टिस करके दिखा रही हूँ, मैंने प्रिंटिंग नहीं करवानी, तो मैं इसका RGB कलर मोड ही यूज़ करूँगी। आपने इसके जो ये है, ये आपने इसकी रेजोल्यूशन वो आपने 300 PPI ही यूज़ करनी है। इससे ये है कि आपका जब प्रिंटिंग में जब वो आप लोग प्रिंटिंग के लिए आप लोग देंगे अपना डिज़ाइन, तो वो शार्प होगा, उसके ऊपर जो सारा डिज़ाइन है आपका वो मतलब प्रोमिनेंट अच्छे तरीके से होगा। बाकी जो है इसकी ये सेटिंग ये बाय डिफ़ॉल्ट आपने यही रहने देनी है और आप लोगों ने इसको क्रिएट कर लेना है, ठीक है जी। ये हमने इसको क्रिएट कर लिया। अब आप देखेंगे कि जो इसके जो ब्लीड है वो 3 मिलीमीटर हमें पहले से ही शो हो रही है। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया? अगर यहाँ तक क्लियर हो गया तो प्लीज़ रेज़ योर हैंड्स ताकि हम लोग नेक्स्ट मूव कर सकें। मैं आप लोगों से साथ-साथ इसलिए फीडबैक ले रही होती हूँ कि अगर किसी को इस पॉइंट पे कन्फ्यूजन है तो वो हम लोग उसी टाइम क्लियर कर लें। फिर ही हम नेक्स्ट मूव करें, क्योंकि एक पॉइंट पे अगर आप स्टक हो जाएंगे तो फिर नेक्स्ट आप लोगों को चीज़ें नहीं समझ आएंगी, तो इसलिए साथ साथ अपनी क्यूरीज जो है वो क्लियर कर लिया करें, ठीक है। अब आपने देख क्या करना है, वो वैल्यूज जो है वो हम लोग यहाँ पे ले आते हैं। ये है हमारे पास एक्चुअल, ये सारी हम उठा के वहाँ ले जाते हैं, Ctrl+C, और ये जो हमने बनाया है Ctrl+V इसको कर लेंगे और इसको यहाँ पे साइड पे रख लेते हैं, ठीक है जी। ये हमारे पास आ गई, ये हमें ये जो वैल्यू है ये हमें क्लाइंट ने प्रोवाइड की है और ये हमारी अपनी कैलकुलेशन है जो हम इसकी डायलेंस बनाते हुए हमने इसकी जो एक्चुअल वैल्यू है उसके अंदर हमने वैल्यू ऐड की है। अब आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना लेनी है, ठीक है। यहाँ ब्लीड से आपने स्टार्ट करके ना इतना एरिया आपने जो है वो कवर कर लेना है, ये हमने कर लिया, ठीक है। और इसका कलर मैं कर देती हूँ वाइट, ठीक है जी। ये हमने कर लिया और ये हमारा जितना भी आउटर एज है ये हमारी सारी ब्लीड है, ठीक है। और ये जो यहाँ पे आप लोगों को ब्लैक कलर का ये नज़र आ रहा है ये हमारा आर्टबोर्ड है जो कि हमारा एक्चुअल साइज़ है, ठीक है जी। तो आपने क्या करना है कि सिंपल आप ऐसे भी मैनुअली भी ड्रॉ कर सकते हैं इसके ऊपर, और यहाँ से आप ऑब्जेक्ट में जाएंगे, वहाँ से आप लोग जाएंगे पाथ में और ऑफसेट पाथ, और यहाँ से आप लोग -3 मिलीमीटर +3 करेंगे तो ये बाहर वाली साइड की तरफ जो है वो मूव करेगा। ये देखें बाहर वाली साइड की तरफ गया, लेकिन मुझे ये इन्वर्ट चाहिए यहाँ पे मेरे एक्चुअल साइज पे, तो यहाँ पे मैं -3 करूँगी तो ये अंदर वाली साइड पे अब आ जाएगा। ये देखें इस तरह से ओके करूँगी तो ये यहाँ पे इसने एक शेप बना दिया। इसका मैं कलर चेंज कर लेती हूँ ताकि आप लोगों को विजिबल हो। ये मैंने ये कलर कर लिया। अब हमने क्या करना है कि हमने अब ये जो कैलकुलेशन हमने की थी ना, अब हमारी इस पे बारी आ गई है कि अब हमारा जो है यहाँ तक तो टोटल वो वेल्ड एरिया, वो जो सील एरिया था और साथ में एयर टाइट वाला जो एरिया था वो सारा यहाँ तक कवर होगा, लेकिन हमने वहाँ पे अपनी इंफॉर्मेशन ऐड नहीं करनी है, अपना टेक्स्ट हमने उधर ऐड नहीं करना, क्योंकि वो सारा कट हो जाएगा जो है जब ओपनिंग होगी उसकी पाउच की। तो हमने वहाँ कोई इन्फॉर्मेशन ऐड नहीं करनी। इवन हमने जो लोगो लगाना है वो भी हमने उधर नहीं लगाना, हमने लोगो भी वहाँ से नीचे अपने सेफ एरिया में लगाना। तो अब हम सेफ एरिया इसका बनाने लगे हैं। वो हम कैसे बनाएंगे कि हाइट में से मैंने आपको बताया था कि 10 मिलीमीटर जो है वो इसका वेल्ड एरिया कम होगा, तो आपने क्या करना है यहाँ से इसका रेफरेंस पॉइंट आपने बहुत ध्यान से सेलेक्ट करते जाना है, ठीक है। तो अभी मैं इसका रेफरेंस पॉइंट जो है वो मैं बॉटम पे सेलेक्ट कर रही हूँ। बॉटम से करके तो इसकी जो टोटल हाइट है ना उसमें से उसमें से ना मैं इसका -10 कर रही हूँ, ठीक है जी। ये मैंने -10 कर दिया और यहाँ से आप लोग देखेंगे कि ये 10% जो है वो यहाँ से नीचे आ गया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी कि यहाँ से ये जो इसका जो एयर टाइट वाला एरिया था अब वो भी हमने यहाँ से माइनस करना है। तो अभी मैंने सिर्फ वेल्ड एरिया निकाला है, मतलब वो जो सील वाला एरिया है वो निकाला है। अब इसका जो है एयर टाइट वाला एरिया हम निकालेंगे और 10 मिलीमीटर हम और माइनस करेंगे इसके अंदर से। जो रेफरेंस पॉइंट है वो मैं 10 ही बॉटम ही इसका सेलेक्ट रखूंगी
और इसकी हाइट में से मैं 10 और माइनस कर देती हूँ, -10। और ये हमारे पास जो है ये टोटल जो हमारा सेफ एरिया है वो हमारे पास बन के आ गया। ठीक है, अब आपने देखना है कि 5 मिलीमीटर जो है वो हमने नीचे से भी किया था कि हमारा जो पाउच है वो नीचे से बेंड हो रहा होता है, कर्व हो रहा होता है। तो ऑब्वियसली जहाँ पे हमारा कर्व हो रहा है वहां पे भी हमने कोई इन्फॉर्मेशन ऐड नहीं करनी। तो हम क्या करेंगे कि 5 मिलीमीटर जो है वो नीचे से माइनस करेंगे, और अब इसका रेफरेंस पॉइंट जो है वो हम टॉप वाला सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि मैं इसको नीचे से डिस्प्लेस करना नहीं चाह रही, मैं चाह रही हूँ कि ये अपनी जगह पे इसी तरह स्टिल रहे। तो मैं इसका रेफरेंस पॉइंट ऊपर वाला सेलेक्ट करती हूँ और इसकी हाइट में से -5 मिलीमीटर मैंने कर दिया। ठीक है, -5 किया तो ये यहाँ से 5 मिलीमीटर इसने यहाँ से इसको कम कर दिया। अब विड्थ की बारी आ गई, हाइट तो हमने इसकी कर ली फाइनल, ठीक है सारी। अब हमने विड्थ देखनी है कि यहाँ से जब ये वाला जो एरिया है, मैंने जैसे आप लोगों को दिखाया था कि ये वाला जो एरिया है ये भी साथ में सील हुआ है, तो साथ में मतलब कि उसके कंबाइन हुआ है बैक के साथ। तो ये भी जो एरिया है ये किसी काम का नहीं है, तो ये भी हमारे एक्चुअल डिजाइन में से बाहर का एरिया है। तो ये अब हम इसमें से निकाल लेते हैं ताकि इसमें से भी सेफ जोन हमें पता चल जाए कि हमने यहाँ पे अपना कोई भी टेक्स्ट प्लेस नहीं करना। तो क्या करेंगे कि अब इसकी विड्थ की बारी आ गई, तो 5 मिलीमीटर हमने यहाँ से कम करना है, 5 मिलीमीटर हमने यहाँ से कम करना है। आप लोग मैनुअली भी कर सकते हैं कि अगर आप इसका रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे राइट वाला सेलेक्ट करते हैं तो लेफ्ट वाली साइड से ये यहाँ से 5 मिलीमीटर कम कर देगा। अगर आप इसका रेफरेंस पॉइंट लेफ्ट रखते हैं तो 5 मिलीमीटर यहाँ से कम कर देगा। लेकिन एट अ टाइम भी आप लोग 5 मिलीमीटर यहाँ से भी और यहाँ से भी कम करवा सकते हैं। वो कैसे? अगर आप इसका रेफरेंस पॉइंट सेंटर रखते हैं, ठीक है, और सेंटर में रखने के बाद आप इसकी विड्थ में से -10 कर देते हैं, तो अब ये क्या करेगा कि 5 यहाँ से कम कर देगा और 5 यहाँ से कम कर देगा। तो एट अ टाइम उसने 5 मिलीमीटर लेफ्ट से और एट अ टाइम 5 मिलीमीटर उसने राइट से भी हमें कम करके तो दे दी है। यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोगों को? इज डेट क्लियर? यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया सेफ एरिया किस तरह से बनाया हमने? ऑल राइट जी। अब आपने क्या करना है कि ये जो मेन एक्चुअल हमारा डिजाइन है यहाँ पे भी हमने जाहिर है बैकग्राउंड तो रखना ही है, ये हमने बनाया सिर्फ इसका सेफ एरिया, ठीक है। तो बैकग्राउंड तो हमने पूरा ही यूज करना है। अब ये नहीं है कि हम लोगों ने अगर यहाँ से यहाँ तक टेक्स्ट लिखना है तो पीछे हम सारा व्हाइट व्हाइट सा ही रहने दें, वो बहुत खराब लगेगा। तो बैकग्राउंड तो हम पूरा ही प्लेस करेंगे, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे हम लोग इसकी बैकग्राउंड बना लेते हैं। एक मैं यहाँ पे लेती हूँ, विड्थ इसकी है 162 और हाइट है इसकी 253 और ओके कर देंगे। ओके करने के बाद इसका कलर मैं ज़रा चेंज कर लूँ ताकि आप लोगों को पता चले, और यहाँ से हम लोग इसकी अलाइनमेंट ठीक कर लेंगे, ठीक है। ये पूरा प्रॉपर जो है वो आर्टबोर्ड के ऊपर आ गया है। इसको हम लोग सेंड बैकवर्ड कर लेते हैं ताकि ये जो सेफ एरिया है ये हमारा ऊपर है और ये जो हमारा एक्चुअल साइज है ये नीचे ही रहे। अब हम क्या करेंगे कि इन तीनों को आपने अभी इसको सेलेक्ट करने से पहले एक और काम आपने करना है। आपने क्या करना है, क्रॉप मार्क बना देने हैं। यहाँ पे क्रॉप मार्क क्या होते हैं वो मैं आपको भी बताती हूँ। क्रॉप मार्क आपने जब भी लगाने हैं ना, वो कहाँ से लगाने हैं वो भी बताती हूँ, लेकिन पहले ये चीज़ समझे कि क्रॉप मार्क हमने लगाने किसको सेलेक्ट कर रखे हैं। क्रॉप मार्क जब आपने लगाना है ना तो वो आपने हमेशा अपना एक्चुअल जो आर्टबोर्ड वाला साइज है ना, ये येलो वाला, इसको सिलेक्ट करना है। ये पीछे वाला ब्लीड को भी सिलेक्ट नहीं करना और सेफ एरिया को भी सिलेक्ट नहीं करना। सिर्फ आपने ये पीछे जो आर्टबोर्ड का एक्चुअल साइज है ना, इसको सिलेक्ट करना है। ऑब्जेक्ट में जाना है और यहाँ पे क्रिएट ट्रिम मार्क यहाँ पे नजर आ रहा होगा। अब ये ट्रिम मार्क क्या करते हैं? ट्रिम मार्क जो है ये जो हमारा वो होगा प्रिंट करने वाला होगा, उसके लिए ये इंडिकेशन होगी कि ये बाहर वाला जो व्हाइट वाला एरिया है ना, सॉरी, ये जो बाहर व्हाइट वाला एरिया है ये कट हो जाना है। अब मैं अगर जूम करके आप लोगों को दिखाऊं, यहाँ पे मैं आपको एक शेप भी बना कर दिखाती हूँ। इसको हम लोग जूम करते हैं, ठीक है जी। ये देखें, अब ये वाली जो लाइन है वो बिल्कुल इसके साथ इंटरसेक्ट कर रही है और ये वाली जो लाइन है वो टोटली इसके साथ इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये इस चीज की इंडिकेशन है कि ये बाहर वाला जितना भी एरिया है ना ये सारा कट हो जाना। हमारा जो मेन डिजाइन है वो येलो से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये आपने जो ट्रिम मार्क्स हैं ये आपने हमेशा अपना जो एक्चुअल साइज है इसको सेलेक्ट करना है, ऑब्जेक्ट में जाना है और फिर आपने यहाँ पे क्रिएट ट्रिम मार्क्स कर देना है। तो यहाँ पे ये ट्रिम मार्क्स आ जाएंगे। अब हम ये जो ट्रिम मार्क्स है ना इनको सेलेक्ट करके तो Ctrl+2 प्रेस करके इनको हमने लॉक कर लिया। क्या अब ये बिल्कुल भी हिलने नहीं चाहिए। अगर आपको इसके और ज़्यादा क्लियर अंडरस्टैंडिंग में दिखाऊं तो ये देखिए, यहाँ पे अगर हम लोग एक जो है वो रेक्टेंगल बना लेते हैं,
ये मैंने एक रेक्टेंगल बनाई, इसका फिल ऑन किया, कलर इसका कर लेते हैं ब्लू। अब आप देखें, इसको जूम करें, इसको अगर मैं इसके साथ मिलाती हूँ तो टोटली ये इसके साथ इंटरसेक्ट हो रहा है, और इसको अगर मैं इसके साथ मिलाती हूँ, यहाँ से हम लोग इसको इधर कर लेते हैं, तो ये वाला जो लाइन है वो इसके साथ इंटरसेक्ट हो रही है। तो ये टोटली इस चीज की इंडिकेशन दे रहा है कि हमारा जो व्हाइट वाला पार्ट है ना, ये बाहर वाला, ये सारे का सारा ही हमारा कट हो जाना है। ठीक है, तो ये ट्रिम हो जाना है, ये हमारे मेन डिजाइन का पार्ट नहीं है। तो ये ट्रिम मार्क्स हम लोग ये इंडिकेशन देने के लिए लगाते हैं कि बाहर वाला ब्लीड वाला एरिया ये कट हो जाना है और हमारा मेन डिजाइन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ओके जी, स्टार्ट करते हैं अब इस पे अपना डिजाइन। आपने क्या करना है कि इन तीनों को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने मेक गाइड्स कर लेना है। मेक गाइड करने से क्या होगा कि आपको इंडिकेशन रहेगी कि यहाँ से मेरा जो है वो एक्चुअल सेफ एरिया स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे मेरा एक्चुअल डिजाइन और ये मेरा ब्लीड एरिया है। ठीक है, अब जाहिर है कि हमने जो इसका जो बैकग्राउंड है वो हमने वो कलरफुल तो यूज नहीं करना था, रेड येलो, तो अब हम इसको अपने अकॉर्डिंग यूज करेंगे। तो ये आप लोगों ने सेट कर लेना है। और अब आपने फिर क्या करना है कि इन तीनों गाइड्स को पकड़ के ना, तो कंट्रोल 2 कर लेना है कि ये गाइड्स मूव ना करें अपने प्लेस से। ठीक है, ये एक जगह स्टिक रहे। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम लोग एक इसके बैकग्राउंड में रेक्टेंगल बना लेते हैं। ठीक है जी, ये मैंने एक रेक्टेंगल बना ली। ऐसे भी नहीं करते, सिंपल हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से एक डायलॉग बॉक्स लेते हैं, ओके करते हैं, ताकि ये पूरी पूरी इक्वल वैल्यू की बने, ना कोई पॉइंट कम हो ना पॉइंट ज्यादा हो। ठीक है जी, तो ये हमारे पास एक ये इसकी रेक्टेंगल है। अब मैंने ये जो इसके ऊपर टेक्स्ट प्लेस होना था और जो मैंने इसके ऊपर इमेजेस वगैरह यूज करनी थी वो मैंने पहले से ही एक आर्टबोर्ड के ऊपर जो रख ली, तो उनको हम लोग ले आते हैं। ये मेरा सारा फ्रंट का। अच्छा, एक चीज और थी, एक चीज और आपको बतानी है, अब इसका काम नहीं है, इसको हम लोग हटा देते हैं। आपने क्या करना है, Alt Control 3, मैं इसको अनग्रुप कर रही हूँ सारे को। ठीक है, Alt Control 3 प्रेस करके तो मैंने इसको अनग्रुप कर लिया। अब एक होती है हमारे पाउच की फ्रंट साइड, एक होती है उसकी बैक साइड, तो उसके बैक साइड भी हम लोग अभी से ही उसका आर्टबोर्ड एक ले लेते हैं। आर्टबोर्ड टूल लिया मैंने, और यहाँ से इसके ऊपर क्लिक करके आर्ट और शिफ्ट क्लिक करके तो मैं इसको ड्रैग करूंगी, तो ये मेरे पास इसकी बैक साइड भी आ गई है। ठीक है, ये कुछ पार्ट जो है इसका वो हमारे पास लॉक हुआ हुआ था, अब मैंने सारा ही अनलॉक कर लिया है, और अब इसको पकड़ के मूव कराते हैं, और अब हमारी हर चीज़ जो है वो मूव करेगी इस तरह से। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि ये जो इसके गाइड्स हैं, एक मिनट, इसके जो गाइड्स हैं ना, इन सब की सिलेक्शन लेके तो आप लोगों ने Control 2 प्रेस कर लेना है। ठीक है, मैंने क्या किया था, मैंने ये ब्लू वाली रेक्टेंगल को ना Control 2 करके तो मैंने लॉक कर लिया था, ताकि इस पूरे की सिलेक्शन में एक ही साथ ले सकूं, एक ही बार कर सकूं। ठीक है, तो इस तरह से कर लिया। इसके भी जो क्रॉप मार्क है वो मैं बना लेती हूँ, ऑब्जेक्ट और क्रिएट ट्रिम मार्क्स। ओके जी, और इसको भी Control 2 करके लॉक कर लेंगे। और ये हमारे पास ये इसकी फ्रंट आ गई, ये हमारे पास उसकी बैक आ गई। ठीक है, अब हम इसका जो डाटा था वो मैंने ऑलरेडी प्लेस कर लिया था, ताकि हमारा टाइम ना ज़्यादा वेस्ट हो। ये मेरे पास इसकी फ्रंट साइड का सारा डाटा है। ये मैं एक जो है वो ग्रीन टी की जो है वो पाउच डिज़ाइन बनाने लगी हूँ। Control C करेंगे और इसके ऊपर जाके तो Control V कर देंगे। इसको भी साइड पे करते हैं और एक एक करके तो इसको लेके आते हैं। ये जो ब्लू वाला है, ये हमने ब्लू कलर का नहीं यूज करना है, इसका बैकग्राउंड जो है वो व्हाइट कलर का होगा। ठीक है, और व्हाइट बैकग्राउंड के ऊपर ये हम लोग उठा के तो इधर लेके आएंगे। अब आप देखेंगे जो मैंने प्लेस करना है ना, ये देखें इसका जो लोगो है लिफोरा का, ये जो लिफोरा का लोगो है, ये आपने ये वाला जो सेफ एरिया है इसके अंदर लगाना है, यहाँ पे ऊपर करके नहीं लगाना, क्योंकि ये एरिया कट हो जाएगा तो ये वर्थ इट नहीं है, हमारी जो ब्रांडिंग है वो खत्म हो जाएगी। तो आपने प्रॉपर यहाँ पे इसको इस तरह से एडजस्ट कर लेना है। ठीक है, इस तरह से ये हमने प्लेस कर लिया इसको, हमारे सेफ एरिया के अंदर ही हमने इसका जो है लोगो प्लेस कर लिया। यहाँ तक समझ आई आप लोगों को किस तरह से इसका सेफ एरिया बनाया हमने? क्लियर हो गया तो प्लीज रेज योर हैंड्स।
बाकी भी कंट्रीब्यूट किया करें। क्लास में सोना नहीं है, जागना है। अगर आप लोगों को नींद आए तो चाय रख लिया करें पास, या फिर ठंडे पानी के ज़रा पिए, ज़रा आपकी होश कायम हो, ताकि आप लोग यहाँ पे प्रॉपरली जो है वो कंट्रीब्यूट कर पाए लेक्चर में। ठीक है, तो फिर हमने अभी इसका जो है हमने एडजस्ट किया है, एक हमने इसका लोगो एडजस्ट किया है, ठीक है, और एक ये जो इफेक्ट पीछे एक शेप सी लगाई है वो मैंने, तो ये अभी तक जस्ट मैंने इसका ये जो है एडजस्ट किया है लोगो इसका। ठीक है, अब इसकी जो मेन हेडिंग है उसकी बारी आ गई है, ऑर्गेनिक ग्रीन टी। तो इसको हम लोग यहाँ पे प्लेस कर लेते हैं, यहाँ से इसके अलाइनमेंट सेंटर कर लेंगे और इसको थोड़ा सा जूम करके थोड़ा सा नीचे लेके आएंगे, बहुत अंदर नहीं उस शेप पे घुसा देना हमने, इस तरह से। ठीक है, थोड़ा सा आई गेस ऊपर, क्योंकि हमने अभी इसकी ऑब्जेक्ट भी प्लेस करना है जो कि ये शो करेगा कि ये किस चीज़ का पाउच डिज़ाइन है। ये हमने यहाँ पे एक कप की इमेज लगाई। ठीक है, इतना बड़ा काफ़ी है, और इसको थोड़ा सा मैं ऊपर प्लेस करूँगी, समथिंग लाइक दिस। चीज़ों की अलाइनमेंट आपने बहुत ध्यान से करनी है कि चीज़ों को एक दूसरे के अंदर इंटरसेक्ट नहीं करवाना। ठीक है, हर चीज़ के जो है वो एक सेपरेट नज़र आ रही हो, आइडेंटिटी हो, कि भाई पता चल रहा हो ये इसका वो है, इसकी हेडिंग है, ये इसकी सब हेडिंग है, ये टैग लाइन है, या ये प्रोडक्ट प्लेस हुई हुई है। चीज़ों को एक दूसरे के अंदर मिक्स नहीं कर देना आपने। ये नीचे इसका फुटर आ गया। ठीक है, ये फुटर हम लोग बल्कि रुकें, ये सारी इंफॉर्मेशन ही एक साथ हम लोग यहाँ पे लेते हैं और इधर प्लेस कर देते हैं जूम करके। तो आपने क्या करना है कि ये शेप जो है ये छोटी है, तो इसको यहाँ से सेलेक्ट करके तो यहाँ से पूरा इक्वल ले आना है आपने यहाँ पे। ठीक है, एंड इट्स डन। आप लोग देखेंगे जो इसका वेट यहाँ पे मेंशन किया गया है वो भी हमने कहाँ पे मेंशन किया है, बिल्कुल हमारे सेफ एरिया के अंदर ही इसको रखा है। इसको अब पकड़ के तो इस शेप के साथ मैं ग्रुप कर लूंगी, कंट्रोल जी, और इसको इस शेप के सेंटर में मैं अलाइन करूंगी, समथिंग लाइक दिस, थोड़ा सा और ऊपर, एंड इट्स डन। कुछ इस तरह से हम लोग इसको ना करेंगे, थोड़ा सा इस तरह से, यहाँ से ये यहाँ तक का एरिया भी, और यहाँ से ये जो इतना एरिया है यहाँ पे ये विजिबल होगी। ठीक है जी, इस तरह से ये हमने प्लेस कर ली इसकी इंफॉर्मेशन सारी। ये हमारी फ्रंट साइड हमारे पास बन के आ गई है। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ हमने करनी है कि यहाँ से लेके यहाँ तक इसके बैकग्राउंड में एक शेप लगा लेनी है, और अरेंज, राइट क्लिक करना है इस शेप पे जो बनाई है, अरेंज और सेंड टू बैक कर देना है, और ये हमारे पास एक इसकी फ्रंट साइड बन के आ गई है। ठीक है, अब हम इसकी बैक साइड जो है उसके ऊपर काम करते हैं। इसकी जो बैक साइड थी उसका भी डाटा मैंने यहाँ पे लिख के रख लिया था, ताकि हमारा टाइम ना वेस्ट हो इन चीज़ों पे, बिकॉज जो डिज़ाइन प्रोसेस है सारा ये ऑलरेडी थर्ड लेक्चर में हम लोग देख चुके हैं कि किस तरह से हमने डिज़ाइन एक बनाना होता है। कंट्रोल वी, फिर इसको हम लोग उठा के यहाँ साइड पे भी कर लेते हैं। ये जो कलर है इसको हम लोग करते हैं वाइट। ठीक है जी, और उसी तरह ही इसका भी, बल्कि इसी को उठा के ले आते हैं, इसी की कॉपी मैं यहाँ पे ले आऊँगी। ठीक है, और ये मैंने इसका लोगो यहाँ पे भी प्लेस कर दिया। फिर आएगी इसकी बारी ये इंफॉर्मेशन की, ये सारी इंफॉर्मेशन कॉपी करके तो यहाँ पे हम लोग इस तरह से प्लेस कर लेंगे। ठीक है, और ये जो कप है वो यहाँ पे ले आएंगे, ताकि यहाँ पे जो इसकी फ्री स्पेस है वो बुरी ना लगे। इसको आप लोगों ने जूम करके तो ध्यान से देख लेना है कि ये सेफ एरिया से बाहर ना जा रहा हो एक तो, और ऊपर ये टेक्स्ट के ऊपर ओवरलैप ना हो रहा हो। ठीक है जी, तो कुछ इस तरह से करके हम लोग इसको अलाइन कर लेते हैं। ये जो इंफॉर्मेशन है इसको, सॉरी, कंट्रोल टू,
और ये जो इन्फॉर्मेशन है इसको मैं थोड़ा सा नीचे लेके आऊंगी इस तरह से। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे कि इसका जो फुटर है वो लगाएंगे। यहाँ से आपने इसकी अलाइनमेंट जो है वो कर लेनी है सेंटर, और अब इसको अनग्रुप करके इसकी जो शेप है इसका साइज एडजस्ट कर लेना है आपने मैनुअली। इस तरह से सेम वही प्रोसीजर यहाँ पे भी। इस तरह से ठीक हो गया। और इसके भी बैकग्राउंड में एक शेप लगा लेते हैं हम लोग। रेक्टेंगल टूल लेंगे और यहाँ पे भी हम लोग एक शेप इसके बैकग्राउंड में लगा लेते हैं। वाइट कलर की ही लगानी है। और वही प्रोसेस इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, अरेंज पे जाएंगे और सेंड टू बैक कर देंगे एंड इट्स डन। ये एक लीफ जो था वो यहाँ पे लगना है इस तरह से। एंड हेयर इट इज, ये इसकी फाइनल लुक हमारे पास आ गई है। ठीक है, इसको आपने प्रॉपर एडजस्टमेंट, इनकी एडजस्टमेंट का आपने ख्याल रखना है, इनके लेआउट का, इसकी जो सारी अलाइनमेंट है उसका आप लोगों ने ख्याल रखना है। और ये हमारे पास इसकी फ्रंट साइड आ गई है, और ये हमारे पास इसकी बैक साइड आ गई है। ठीक है, अब हम जो है इसका मॉकअप लगा के देखते हैं कि हमने जब क्लाइंट को रिव्यू करवाना है अपना डिज़ाइन, तो वो हमने किस तरह का करवाना है और किस तरह से करवाना है। इसकी अलाइनमेंट थोड़ी सी मैं ठीक करूँगी इस तरह से, इसको सेंटर लाइन। अब हम क्या करेंगे कि इसको पहले सेव कर लेते हैं। एडिट पे, फाइल पे जाएंगे, एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट फॉर स्क्रीन। जब हमने एक से ज़्यादा आर्टबोर्ड जो एक्सपोर्ट करवाने हो तो फिर हम एक्सपोर्ट फॉर स्क्रीन करते हैं। ठीक है, और यहाँ से अगर आपने आर्टबोर्ड अपना एक्सपोर्ट करवाना हो तो आर्टबोर्ड वाले ऑप्शन पे जाएंगे। अगर एसेट, अगर कोई एक स्पेसिफिक कोई चीज़ आपने एक्सपोर्ट करवानी हो सिर्फ अपने पूरे कैनवस के ऊपर, सॉरी अपने आर्टबोर्ड के ऊपर, तो फिर हम एसेट्स पे जाएंगे। अगर आपने आर्टबोर्ड पूरे का पूरा ही एक्सपोर्ट करवाना है तो फिर हम आर्टबोर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ से जो आपने आर्टबोर्ड जो है एक्सपोर्ट करवाना होगा उसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। अभी ये देखें, ये दोनों के ऊपर टिक का मार्क हुआ हुआ है, इसका मतलब कि ये दोनों जो आर्टबोर्ड्स हैं ये एक्सपोर्ट होंगे। अगर इसमें से एक भी अनचेक कर देती हूँ तो सिर्फ ये वाला एक्सपोर्ट होगा, ये वाला एक्सपोर्ट नहीं होगा। लेकिन मुझे इन दोनों को करना है। पहले मैं इस फाइल को सेव कर लेती हूँ। सेव एज पे क्लिक करेंगे। यहाँ से अपना फोल्डर सेलेक्ट कर लेते हैं जहाँ पे करना है, और इधर लिख लेते हैं लिफोरा, सॉरी लिफोरा पाउच डिज़ाइन, और इसको इधर सेव कर लेंगे। ओके कर देना है आपने, और ये हमारा डिज़ाइन जो है वो सेव हो गया। ये सेव का जो प्रोसेस है ये आपने बिल्कुल इनिशियल पे करना होता है। मैंने इसको लास्ट पे सेव किया है। और ये एक मिस्टेक है कि अगर आप इनिशियली नहीं करते, जब आप अपनी फाइल क्रिएट करते हैं और तब आप सेव नहीं करते, तो समटाइम क्या होता है कि आपका इलस्ट्रेटर क्रैश कर जाता है और आपने जितना भी काम किया होता है वो सारा डिलीट हो जाता है। तो इसलिए आपने हमेशा अपनी फाइल को स्टार्ट में ही सेव करना है, एंड पे सेव नहीं करना। ठीक है, स्टार्ट में अपनी फाइल सेव करके, तो जब आप एक इवन लाइन भी लगाते हैं, एक टेक्स्ट भी लिखते हैं, तो आपने साथ साथ जो है उसको कंट्रोल एस करते जाना है। कंट्रोल एस करेंगे तो आपका काम जो है वो साथ साथ ही सेव होता जाएगा। ठीक है, अब देखिए मैंने ये थोड़ा सा टेक्स्ट एडजस्ट किया है, तो यहाँ पे मैं अगर फाइल पे जाती हूँ तो यहाँ फिर मुझे सेव का ऑप्शन आ रहा है कि अपने जो आपने चेंजेस किए हैं इसको सेव कर लें। तो यहाँ से मैं सेव पे क्लिक कर रही हूँ, तो ये देखिए यहाँ पे सेव हो रहा है। लोडिंग के बाद ये सेव हो गया। अब हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट पे जाएंगे, एक्सपोर्ट फॉर स्क्रीन्स, और यहाँ से इन दोनों को चेक कर लेना है क्योंकि आपने दोनों ही आर्टबोर्ड जो है एक्सपोर्ट करने हैं। और इसका सब फोल्डर मुझे क्रिएट नहीं करना, मुझे सिर्फ डाउनलोड्स में ये ओपन लोकेशन पे ही एक्सपोर्ट करवाना है। सब फोल्डर का क्या मतलब है कि जब मैं अगर इसका मैं क्रिएट सब फोल्डर कर दूंगी तो ये क्या करेगा कि इसके नाम से अलग अलग फोल्डर बना के इसको सेव करेगा।
ठीक है, लेकिन मुझे इसके सब फोल्डर नहीं बनाने, मतलब कि इसका फोल्डर अलग और इसका फोल्डर अलग, लेकिन मुझे इनके सब फोल्डर नहीं बनाने, मैं ओपनली ही इसको एक्सपोर्ट करवाना चाह रही हूँ। तो ऑल पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपने इसका सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है, रेजोल्यूशन भी हाई है, और ये आपने सेलेक्ट करके तो एक्सपोर्ट करवा लेना है इसको। एक्सपोर्ट करवाया, ये हमारे पास इसकी जो है एक्सपोर्ट होके आ गया, हमारे पास इसकी पीएनजीज हमारे पास एक्सपोर्ट हो गई हैं, ये देखें। ये हमारे पास इसकी फ्रंट साइड आ गई है, थोड़ी सी लोडिंग हो गई, ये हो गया इसकी फ्रंट साइड आ गई, और ये हमारे पास इसकी बैक साइड आ गई है। अब हमने क्लाइंट को किस तरह से अपना काम रिव्यू करवाना है, इस तरह से नहीं करवाना, तो मैं आप लोगों को बताती हूँ किस तरह से करना है। उसके लिए मैंने एक मॉकअप जो है वो मैंने सेव करके रखा हुआ है, तो उस मॉकअप को हम लोग लगाते हैं अभी। यहाँ से आपने जो इसकी पीएस फाइल है, ये आपने यहाँ से ओपन कर लेनी है, और आपका ये फोटोशॉप में जाके तो ओपन हो जाएगा। थोड़ी सी लोडिंग लेगा, और फिर ये यहाँ पे हमें शो कर देगा मॉकअप जो हमने सेव किया हुआ है। वहाँ पे फिर हम अपने डिज़ाइन को प्लेस करेंगे, और हमारे जो पाउच डिज़ाइन है वो रेडी होके, तो कैसा लगेगा प्रिंट होने के बाद वो हमें पता चल जाएगा। ये ओपन नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा, दूसरे वाला इसका ट्राई करते हैं। ये हमारे पास आ गया इसका, ठीक है। ये गाइड जो है मैं इनको हटा देती हूँ, इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने अपना जो है वो यहाँ से देख लेना कि आपका डिज़ाइन किधर प्लेस होना है। यहाँ पे सिर्फ इसकी जो फ्रंट साइड है ना, उसका हमारे पास मॉकअप है, यहाँ पे आप लोगों ने डबल क्लिक कर लेना है, ठीक है, और यहाँ से इसको हाइड कर देना है, और यहाँ पे अपनी फ्रंट साइड आपने ला के प्लेस कर देनी है। सिंपल, जहाँ पे आपने इसकी फ्रंट साइड सेव की है, ये फ्रंट साइड ला के फोटोशॉप पे क्लिक करके ड्रैग करके लेके आना है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। और ये हम लोगों ने इस तरह से आल्ट और शिफ्ट की को प्रेस करके तो इसका साइज़ जो है वो इंक्रीज़ कर लेना है, इसको रीसाइज कर लेना है, और कंट्रोल एस प्रेस कर देना है आपने, और ये हमारे पास इसका जो डिज़ाइन है वो हमारे पास आ गया है, ठीक है। तो हमारा डिज़ाइन जो है वो रेडी होके कुछ इस तरह से हमें नज़र आएगा। ओके हो गया। ये जो नीचे इसका शेडो आ रहा है, ये आप रखना चाहें तो रख सकते हैं। इसका जो बैकग्राउंड है वो आप लोग चेंज करना चाहें तो यहाँ से आपने कलर पे जाना है, और यहाँ से आप लोग इस तरह का कलर लेके तो उसका थोड़ा सा लाइटर वर्जन की तरफ जा सकते हैं, या उसका डार्कर की तरफ जा सकते हैं, इस तरह से कुछ सेलेक्ट करके तो आप लोग इसका बैकग्राउंड सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर लाइट करके देखें तो कैसा लगेगा, लाइट में इतना अच्छा नहीं लग रहा, इसको थोड़ा सा इस तरह से प्लेस करते हैं, ओके। और ये हमारे पास इसका सेव होके आ गया, इसको सेव कर लेते हैं, फाइल, एक्सपोर्ट, क्विक एक्सपोर्ट एज पीएनजी, और ये हमने इस फोल्डर के अंदर नहीं सेव करना, इसके नाम से आपने हमेशा फाइल को उसके नाम से सेव करना है ताकि आपको ढूंढने में आसानी हो बाद में। लिफोरा पाउच डिज़ाइन मॉकअप, और सेव। ये हमारे पास यहाँ पे अभी शो हो जाता है। अब देखेंगे इसके ऊपर जो मैंने एलिमेंट्स यूज़ किए हैं, जो मैंने इसके ऊपर शेप्स लगाई हैं या इमेज जो मैंने यूज़ किया है, वो बिल्कुल अपने जो मेरा टॉपिक है या जो मेरी चीज़ के बारे में ये पाउच डिज़ाइन हुआ है उसी की रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे लगाई है, क्योंकि हमारा जो पैकेजिंग होती है वो एक प्रॉपर मैसेज कन्वे कर रहा होता है कि हमारा प्रोडक्ट किस चीज़ के बारे में है।
तो अगर हम इसके ऊपर ग्रीन टी की जगह पे दूसरी वाली जो चाय होती है उसका कप लगा देंगे तो ऑब्वियसली जो मैसेज है वो कन्वे नहीं होगा। तो ये ग्रीन टी की है तो हम लोग इस पर ग्रीन टी की ही इमेज यूज करेंगे। तो आपने जो इसके ऊपर एलिमेंट्स यूज करने हैं वो बहुत ध्यान से यूज करने हैं, जो आपकी प्रोडक्ट की रिप्रेजेंटेशन हो उसी तरह के प्रोडक्ट्स आपने इसके ऊपर लगाने हैं। और ये हमारे पास ये इसका पाउच डिजाइन जो है वो सेव हो के आ गया। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोगों को। एक सिंपल डिजाइन का अभी हमने जो पाउच है वो डिजाइन किया। एक और पाउच डिजाइन की गाइडलाइंस है जो कि है स्टैंड अप पाउच डिजाइन, और उसके वो भी बहुत आसान है, वो इससे भी ज्यादा आसान है स्टैंड अप पाउच डिजाइन। तो अब हम लोग वो देखते हैं, अगर इसमें किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ लें, अदरवाइज हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं। यहाँ तक क्लियर है सबको? यहाँ पे यस लिख दें, कुछ नहीं होता। चले नेक्स्ट पे मूव करते हैं हम लोग। ऑल राइट जी, नेक्स्ट हमारे पास आता है स्टैंड अप पैक ये पाउच डिजाइन। वो कौन सा होता है? इसकी भी जो ये डायलाइंस है वो मैंने यहाँ पे बना के रखी हुई है। अच्छा जी, तो ये इस तरह के जो पाउच डिजाइन होते हैं ना, आपने ये इस तरह के देखे होंगे कॉफी बीन्स के जो होते हैं, वो आपने देखे होंगे कि कुछ जो कॉफी बीन्स है वो इस तरह के होते हैं। ठीक है, पाउच डिजाइन उनके इस तरह, या फिर फ्रूट्स आपने देखे होंगे ड्राई फ्रूट्स के इस तरह से जो है वो पाउच डिजाइन होते हैं। तो ऐसे प्रोडक्ट्स जो थोड़े से वेट में हैवी होते हैं, जैसे कि ग्रीन टी है तो ग्रीन टी बहुत लाइट सी होती है, तो इसके लिए उसके लिए जो है वो सिंपल सा पाउच डिजाइन हमने यूज किया था। लेकिन ऐसे प्रोडक्ट्स जो वेट में थोड़े से ज्यादा होते हैं उनके लिए हम लोग इस तरह से स्टैंड अप पैकेजिंग डिजाइन जो है वो यूज करते हैं। ठीक है, तो इसके ये भी बहुत आसान है बनाना, तो इसको हम लोग देख लेते हैं किस तरह से हम लोग बनाएंगे। इसी को ही हम लोग अगर यूज कर लें, इसका मैंने क्या साइज लिया है, 459 एंड 344। ओके, फाइल पे जाएंगे, न्यू पे नया डॉक्यूमेंट बना लेते हैं इसका भी, ताकि स्टार्ट से बिल्कुल आप लोगों को चीज समझा दूं मैं। इसकी है विड्थ हमारे पास, अच्छा इसकी जो हाइट है ना वो थी 459। मैं आपको बताती हूँ वहाँ पे भी ये विड्थ कैसे शो हो रही है, 459 मिलीमीटर। और इसकी जो विड्थ है हमारे पास वो है 344। लेकिन इसका जो डिजाइन है ना वो ओरिएंटेशन हम इसकी लेंगे ये वाली। ठीक है, पोर्ट्रेट वाली नहीं लेंगे, लैंडस्केप वाली लेंगे। पोर्ट्रेट क्या होती है, जो लंबाई के रुख हमारी जो डिजाइन मतलब आर्टबोर्ड होता है ना उसको हम पोर्ट्रेट फॉर्म कहते हैं, और लैंडस्केप हमारे पास होती है कि जो चढ़ाई के रुख को होता है। ठीक है, तो जैसे ही मैंने ये लैंडस्केप में लिया तो जो विड्थ है वो हाइट बन गई और हाइट जो है वो विड्थ बन गई। ठीक है, तो ये हम जो है इसमें ये वाला जो पैकेजिंग डिजाइन होगा इसमें हम लोग लैंडस्केप वाला यूज करेंगे आर्टबोर्ड। ठीक है, बाकी सारी सेटिंग्स वैसे की वैसे ही हैं जो मैं ऑलरेडी मेंशन कर चुकी हूँ। और ये हम लोग इसको क्रिएट कर लेंगे। ठीक है जी, क्रिएट करने के बाद अब हमने क्या करना है कि इसकी मैं आप लोगों को पहले जो मेजरमेंट है वो समझा दूं, अगर मैंने इसकी लिखी हुई है तो। अच्छा, वो मैंने यहाँ पे नहीं लिखी हुई, तो मैं ऐसे ही आप लोगों को इस वाली इमेज से समझा देती हूँ। ये देखें, अब इस वाले में जो पाउच डिजाइन है उसमें हमने क्या किया था कि 20 मिलीमीटर हमारा यहाँ ऊपर से कट हो रहा था, वो एक वेल्ड एरिया था, और एक हमारा था वो एयर स्पेस वाला, एयर टाइट वाला। ठीक है, तो 5 मिलीमीटर हमारा नीचे से कट हो रहा था। लेकिन इस ये वाला जो डिजाइन होता है ना इसमें सिर्फ 10 मिलीमीटर हमारा ऊपर से कट हो रहा होता है और 10 मिलीमीटर हमारा नीचे से कट हो रहा होता है। यहाँ से 10 मिलीमीटर कट होगा, ठीक है, और 10 मिलीमीटर हमारा यहाँ से होगा सिर्फ, और 5 मिलीमीटर जैसे वहां पे था वैसे यहाँ से 5 मिलीमीटर यहाँ से। तो वो स्पेस इतनी ही छोड़नी है 5 मिलीमीटर वाली, और बस टॉप से 10 मिलीमीटर यहाँ पे स्पेस एक्स्ट्रा रखनी है और 10 मिलीमीटर यहाँ बॉटम से रखनी है। ठीक है, तो ये हमारा ये वाला जो डिजाइन होगा ना वो रेडी हो जाएगा। तो इसके लिए आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पे हम लोग एक रेक्टेंगल ले लेते हैं पहले। ठीक है, ऐसे लेने के बजाय हम लोग प्रॉपर मेजरमेंट्स के साथ लेते हैं। ओके, और यहाँ से इसकी अलाइनमेंट और ऐसे, और ये परफेक्टली ऊपर आके प्लेस हो गया आर्टबोर्ड के। ठीक है जी, इसके बाद अब हमने क्या करना है कि अब हमने बनाना है सेफ एरिया। बनाने से पहले अब मैं आप लोगों को इस ये वाला डिजाइन दिखाऊं, तो इसमें देखें इसकी ये फ्रंट साइड है, एक इसकी बैक साइड है पीछे वाली,
एक इसकी ये लेफ्ट वाली साइड है और एक इसकी दूसरी वाली साइड पे राइट वाली साइड है, तो मतलब कि 4 साइड्स का ये डिजाइन बनेगा, ठीक है। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि आपका ये जो आपने शेप लिया है ना, इसको अपने इसका 1/4 निकालना है, मतलब कि इसका 1/4 पार्ट आपने निकालना है। तो आप क्या करोगे कि इसकी जो विड्थ होगी ना, उसको आपने 4 पे डिवाइड कर देना है, लेकिन डिवाइड करने से पहले आपने इसकी जो ओरिएंटेशन है वो सेट कर लेनी है लेफ्ट की तरफ, ठीक है। मतलब कि जितनी भी स्पेस कम हो, ये हमारी शेप जो है जितनी भी छोटी हो वो इस वाली साइड से छोटी हो, इधर से डिस्प्लेस ना हो। तो आपने लेफ्ट वाली साइड पे इसकी ओरिएंटेशन रख लेनी है और यहाँ पे इसको 4 पे डिवाइड कर लेना है, क्योंकि हमने इसकी 4 साइड्स रखनी है ना, तो इसका 1/4 पार्ट अब हम निकालने लगे हैं। और ये 4 पे डिवाइड करके इस तरह से, इसका मैं कलर चेंज कर लेती हूँ ताकि आप लोगों को विजिबल हो, क्योंकि आर्टबोर्ड भी जो है वो वाइट है और ऊपर जो शेप है वो भी वाइट है, तो थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि इसकी ही कॉपी जनरेट कर लेनी है, ठीक है। इसकी एक और आप लोगों ने कॉपी जनरेट कर लेनी है, लेकिन आपने क्या करना है कि जो थर्ड वाली कॉपी होगी ना, इसकी विड्थ को आपने 2 पे डिवाइड कर देना है, डिवाइडेड बाय 2, इस तरह से। और ये वाली जो सेकंड वाली होगी, इन दोनों को सेलेक्ट करके शेप बिल्डर को आपने सेलेक्ट करना है और इन दोनों को एक ही शेप बना लेना है, ठीक है। ये बहुत आसान है। क्या किया मैंने कि पहले मैंने इसका 1/4 पार्ट निकाला, फिर मैंने उसकी कॉपी जनरेट की, फिर मैंने उसकी एक और कॉपी जनरेट की, और जो थर्ड वाली कॉपी थी ना मेरे पास, मैंने उसको क्या किया, उसको 2 पे डिवाइड कर दिया, उसका हाफ कर दिया, और फिर जो सेकंड वाली और थर्ड वाली शेप थी उन दोनों को शेप बिल्डर से एक ही शेप बना लिया, क्योंकि उसका जो फ्रंट वाला है वो थोड़ा ब्रॉड है, उसके जो बैक साइड है वो थोड़ी ब्रॉड है, लेकिन जो उसके लेफ्ट और राइट साइड है ना, वो थोड़ी सी छोटी है। तो हमारे जो है वो ट्रिम मार्क्स बन के आगे के पता चल जाएगा कि ये बाहर जो ब्लीड वाला एरिया है ये, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग फिर अपना जो सारा डिजाइन है वो प्लेस कर लेंगे, जैसे कि ये ही वाली अगर हम लोग कलर स्कीम यूज करें, ये वाली ही लिफोरा की ही, तो मैं अगर इसकी फ्रंट जो है वो कॉपी करके लेके आती हूँ, पूरा नहीं मैं इसका बनाऊंगी ये वाला, या आप खुद ट्राई कीजिएगा। एक मैंने आपके सामने बना के उसका मॉकअप भी लगाया है, तो सेम सारा प्रोसीजर वही फॉलो होना है, लेकिन ये है कि अगर इसमें पार्ट्स इसके ज्यादा हैं तो ऑब्वियसली जो इसकी इंफॉर्मेशन है वो भी आपको जो क्लाइंट है वो ज्यादा प्रोवाइड करेगा। ये वाली इसकी साइड रख लेते हैं हम, थोड़ी सी डार्क वाली, ये वाली रख लेते हैं, और ये वाली जो अंदर वाली साइड्स हैं ये हम ये वाली यूज कर लेते हैं, ठीक है। ये जो हमारा फ्रंट हो गया, ये बैक हो गया, और ये साइड्स वाले हैं। अगर ये इतना डार्क यूज नहीं करना, सिंपल इन दोनों की सिलेक्शन लें और यही वाला कलर करें, और इसका थोड़ा सा डार्क वाला वर्जन यहाँ से थोड़ा सा इसको डार्क वाली साइड पे ले आए, इस तरह से। इस तरह से भी आप लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। इट्स ऑल अप टू यू कि जो भी आपकी कलर स्कीम आपको गिवन होगी आपने वही यूज करनी है, ठीक है जी। तो ये वाले जो है ना, ये वाली जो शेप्स है अंदर वाली, सॉरी, ये जो सारी शेप्स हैं आपने पकड़ के इनको गाइड कर लेना, मेक गाइड। तो ये आपको पता चल जाएगा कि ये आपके डिजाइन का सारा सेफ एरिया है, जितना भी आपने आप डिजाइन बनाना है वो इतने एरिया के अंदर रह के बनाना है। बाकी जो बैकग्राउंड है वो तो यहाँ से लेके यहाँ तक ही आप बनाएंगे। ये वाला जो है ये आपका सारा बैकग्राउंड है, ये वाला, ये आपका बैकग्राउंड है सारा जो ग्रीन वाला है, ठीक है। और ये जो अंदर आपको ये नजर आ रही है लाइंस, ये आपकी सेफ एरिया मैंने आपका बनाया है कि जितना भी आपका डिजाइन है वो इसके अंदर अंदर बनेगा, इससे बाहर आपने कुछ भी लेके नहीं जाना। तो सेम आपने वही प्रोसीजर करना है, यहाँ पे आप लोग इंफॉर्मेशन अपनी प्लेस करते जाएं। तो इसको हम लोग कर लेते हैं व्हाइट, ठीक है। बैकग्राउंड हम इसका व्हाइट ही रखेंगे, और मैं आपको इसकी फ्रंट वाली साइड जो है वो रेडी करके दिखा देती हूँ जैसे पहले की थी, सेम वही प्रोसीजर है, ठीक है। इसको अब थोड़ा सा छोटा करेंगे, इसकी यहाँ से पकड़ के इस तरह से, और ये सेफ एरिया के अंदर हमारा जो है वो प्लेस हो गया, ठीक है। उसी तरह ही इसकी ये जो है ये इंफॉर्मेशन आ जाएगी, इस तरह से। अजान हो रही है तो अजान के बाद हम कंटिन्यू करते हैं।
ओके जी, तो कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन इसकी प्लेस कर देंगे, ये इधर कप ले आएंगे, ठीक है। इस तरह से आपने इसको प्लेस कर देना है। थोड़ा सा इसका साइज इंक्रीज कर लेते हैं, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। फिर इसकी ये वाली इंफॉर्मेशन आ जाएगी, वो इस तरह से प्लेस हो जाएगी। ओके हो गया जी। इसको जूम कर लेना है आपने और फिर इसको एडजस्ट करना है। इन दोनों को पकड़ के मैं इकट्ठा ही करूँगी, क्योंकि फिर ये है कि एक को एडजस्ट करूँगी तो दूसरा डिस्टर्ब हो जाएगा। सॉरी, यहाँ तक। यहाँ तक लेके आना है, नहीं बल्कि इसको इधर रखें और सिर्फ ये वाली शेप को सेलेक्ट करके इसका ये जो बाउंडिंग बॉक्स है इसको सेलेक्ट करके तो नीचे वाले एरिया तक अपने लेके आना है। जो आपकी मेन डिज़ाइन का पार्ट है उसको खाली नहीं छोड़ना, वाइट वाइट नहीं छोड़ना, फिर इस तरह से वो बुरा लगेगा। ये जो इंफॉर्मेशन है, सॉरी, Ctrl+2 प्रेस करके इसको लॉक कर लेते हैं। ये जो इंफॉर्मेशन है इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लें और इसको थोड़ा सा हम लोग बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ और एडिशनल इंफॉर्मेशन भी ऐड की जा सकती है। फॉर एग्जांपल आप इनके जो 100% नेचुरल, नो एडिटिव्स एंड प्रीमियम क्वालिटी, इनके यहाँ पे आइकन्स भी आप लोग यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं, ठीक है जी। तो आइकन्स भी प्लेस किए जा सकते हैं। फिर इस तरह से कुछ करके तो आप लोगों ने ये जो गिवन इन्फॉर्मेशन होगी ना, वो क्लाइंट आपको बता देगा कि फ्रंट पेज पे क्या क्या रखना है, बैक जो उसकी बैक साइड होगी उस पर क्या रखना है, और बाकी जो उसके साइड्स लेफ्ट और राइट होगी उधर क्या प्लेस करना है। तो उसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने सारी इन्फॉर्मेशन उसकी एडजस्ट करके ना, तो इस तरह से आपने डिज़ाइन पूरा कंप्लीट कर लेना। और मॉकअप लगाना ऑलरेडी आपको सिखा दिया हुआ है। तो आप लोगों ने इस तरह का स्टैंड अप जो पैकेजिंग डिज़ाइन होगा, गूगल पे जाके वो आपने सर्च करना है और वहाँ से आपने इसकी जो फाइल है वो डाउनलोड कर देनी है PSP, और इसको मॉकअप में लगा के तो दिखा देना है, ठीक है जी। तो ये वाला जो है ये हम कंप्लीट डिज़ाइन नहीं बनाएंगे, ये आप लोग खुद जब प्रैक्टिस करेंगे तो कंप्लीट करिएगा इसको, और फिर ग्रुप में रिव्यू करवाइएगा। अब हम एक लास्ट हमारा टॉपिक है वो है प्रिंट रेडी फाइल, कि जब हमने हमारा मतलब क्लाइंट ने हमें प्रोजेक्ट दिया, हमने उससे रिव्यू करवा लिया, रिविजन्स के बाद जब हमने उसको फाइनल डिलीवरी करनी है अपने प्रोजेक्ट की, तो वो हमने किस तरह से करनी है। हम अपने ये वाले डिजाइन पे वापस आते हैं, लिफोरा ये वाला जो हमने बनाया, ठीक है। हम इसकी फाइनल डिलीवरी करवा के तो दिखाते हैं कि हमने जब क्लाइंट को सेंड करना है फाइनल पैकेज, तो उसके अंदर क्या क्या चीजें ऐड करनी है, ठीक है। सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट चीज है वो था कि आपने इसका जो कलर मोड है वो CMYK के यूज करना है, RGB यूज नहीं करना, ठीक है जी। तो ये आपने कर लेना है। फिर आपने क्या करना है कि यहाँ पे जो इसके जो फॉन्ट्स हैं उस पर बात आ जाती है, आपने ब्लीड लाजमी लगाना है, ठीक है। ब्लीड आपने लाजमी लगाना है, और आपने जो कलर मोड है वो CMYK का यूज करना है, ठीक है। फिर इसमें जो चीज आ जाती है कि आपने ये जो इसके अंदर टेक्स्ट लिखना है ना, आपने इसको आउटलाइन में कन्वर्ट करना है। अब हम इसको आउटलाइन में कन्वर्ट क्यों करेंगे, समटाइम ये होता है कि जो फॉन्ट हमने यूज किया होता है डिजाइन के अंदर वो हमारे क्लाइंट के पास नहीं होता, तो फिर जब उसके पास जाता है तो वो जो हमारा फॉन्ट होता है वो किसी और तरह से नजर आ रहा होता है, वो जो उसका एक्चुअल उसकी जो टाइपोग्राफी होती है वो उस तरह से नजर नहीं आ रहा होता, तो वो देखने में बुरा लगता है और क्लाइंट रिजेक्ट कर देता है कि आपने दिखाया कुछ था, अब आप मतलब सेंड कोई पैकेज कर रहे हो। तो आपने क्या करना है कि इस चीज से बचने के लिए आपने क्या करना है कि इसकी एक आपने कॉपी जो है वो अपने पास सेव रख लेनी है, इसी का ही आपने आउटलाइन में कन्वर्ट नहीं करना, क्योंकि एक दफा आप अपने टेक्स्ट को आउटलाइन में कन्वर्ट कर लोगे तो फिर आपका जो टेक्स्ट है वो एडिटेबल नहीं रहेगा, ठीक है। आपका जो डिजाइन है वो एडिटेबल नहीं रहेगा आपके पास। तो आपने क्या कर लेना है कि पहले ऑब्जेक्ट पे जाना है और अनलॉक ऑल, जितना कुछ लॉक किया हुआ है ना उस सबको अनलॉक कर लेना है। यहाँ पे आर्टबोर्ड पे जाना है और ये वाले आर्टबोर्ड की एक कॉपी आपने अपने पास सेव रख लेनी है। उसी तरह से ही ये वाला जो आर्टबोर्ड है, ये इंफॉर्मेशन को हम यहाँ से हटाएं, और यहाँ पे ये जो आर्टबोर्ड है इसकी भी आपने एक कॉपी जो है अपने पास यहाँ पे सेव रख लेनी है, ताकि इन केस अगर बाद में क्लाइंट आपको कोई एडिटिंग करने को कहे, कोई टेक्स्ट वगैरह चेंज करने को कहे, तो आप लोग उसको चेंज कर पाए।
ये ना हो कि वो बाद में आप लोगों को कहे कि मुझे यहाँ पे ये जो इन्फॉर्मेशन है उसके अंदर कुछ और भी ऐड कर दो, तो वो आप फिर ऐड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो टेक्स्ट जो है वो हमारा आउटलाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। जब हम टेक्स्ट को आउटलाइन में कन्वर्ट करते हैं तो हमारा टेक्स्ट शेप में कन्वर्ट हो जाता है, फिर वो वेक्टर में नहीं रहता, ठीक है, एडिटेबल नहीं रहता हमारे पास। जी सर। मैडम आई थिंक हम ये भी कर सकते हैं कि जब जो फाइल हमने क्लाइंट को भेजनी है ना एआई, उसका डुप्लीकेट करके रख लें। अब इसके अंदर तो हमने किया है ना कि आर्टबोर्ड को डुप्लीकेट किया है, लेकिन हम ये भी कर सकते हैं कि पूरी की पूरी एआई फाइल को डुप्लीकेट करके सेव रख ले, सेव एज करके उसको साइड पे रख लें, और जो क्लाइंट को भेजनी है उस सारे की आउटलाइन कर दें। इससे क्या होगा कि जो बैकअप फाइल होगी वो हमारी सेपरेट होगी, क्लाइंट को भेजने वाली फाइल सेपरेट होगी। इसके अंदर ये होगा कि फिर जो अभी हमने ये प्रोसेस किया इसके अंदर फिर हमारी जो है टैक्स वाली भी और आउटलाइन वाली दोनों एक ही प्रोजेक्ट के अंदर होगी। लेकिन इसका मेरा ख्याल है कि बेस्ट सोल्यूशन ये है कि आप इस एआई फाइल को सेव एज करके डुप्लीकेट सेपरेट रख लें और एक फाइल को आप आउटलाइन के अंदर कन्वर्ट कर लें। जी ठीक है सर, इस तरह से कर लेते हैं कि हम लोग जो है हमने ये कॉपीज जनरेट किए हैं, इसकी जगह पे हम लोग एक फाइल ही अलग जनरेट कर लेते हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि यहाँ पे पहले से हमने इसकी जो है एक फाइल सेव रखी हुई है अपने पास। ये जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है ये आपने हटा देनी है अब अपने आर्टबोर्ड से, और ये सिर्फ आपका ये डिज़ाइन यहाँ पे प्लेस होना चाहिए। एक चीज़ आप कर सकते हैं कि आपने क्या करनी है कि ये देखें यहाँ से ये जो ऑब्जेक्ट है ये बाहर जा रहा है, तो आपने क्या करना है कि एक यहाँ पे इसको ज़रा हम जूम कर लें इस वाले को, और आपने क्या करना है कि यहाँ पे एक शेप ले लेनी है, ठीक है, यहाँ तक पूरी एक शेप लेनी है और उसको आप लोगों ने कर लेना है इसके साथ क्लिप एंड मास्क कर देना आपने। ये हम क्लिप एंड मास्क करेंगे तो हमारा जो सारा डिजाइन है वो हमारे आर्टबोर्ड के अंदर ही सारा शो होगा, हमारे आर्टबोर्ड से बाहर कुछ भी शो नहीं होगा, ठीक है। वो रफ सी एक लुक नहीं लगती हमारे डिजाइन की, डिजाइन देखने में अच्छा लगता है। तो इस तरह से आपने ये कर लेना है। सॉरी, हमने रेक्टेंगल टूल लेना है और ये वाले आर्टबोर्ड के साथ भी यही चीज़ अप्लाई करनी है जो हमने पहले की थी। रेक्टेंगल टूल लेके तो इस तरह से सॉरी, यहाँ पे ये वाली जो शेप है ये मुझे थोड़ी सी छोटी नज़र आ रही है, तो इसको मैं इस तरह से करूँगी, ठीक है। और फिर आपने क्या करना है, रेक्टेंगल टूल लेके तो यहाँ पे इस तरह से एक शेप बना ली और इस वाले ऑब्जेक्ट को इसके साथ शिफ्ट के साथ आपने सेलेक्ट कर लेना है और मेक क्लिप एंड मास्क क्लिप कर देना। तो ये होगा कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो इसके डिज़ाइन के अंदर ही हमें शो होगा, ठीक है जी। बाहर जो इसके थोड़ा सा पार्ट बाहर था वो थोड़ा सा देखने में बुरा लगता है इस तरह से, तो अपने क्लाइंट को इस तरह से नहीं फॉरवर्ड करना। अब हमने क्या करना है कि इसको सेव कर लेना है, ठीक है, जो चेंजेस किए हैं ये हमने सेव कर लेने हैं। और फिर हमने क्या करना है, इसकी क्लाइंट के लिए एक इसकी कॉपी रेडी करनी है। फिर आपने सेव एज पे जाना है और अभी हमने रखा है लिफोरा पाउच डिज़ाइन 1, तो ये 1 हटा दें, इसका सिर्फ लिफोरा ये भी रख सकते हैं लिफोरा पाउच डिज़ाइन, लेकिन इसके जो लिफोरा पाउच डिज़ाइन सिर्फ आप इसका यही नाम रख लें, ठीक है। आपने जो क्लाइंट को सेंड करना है काम, और इसकी ये वाली फाइल आपने सेव कर लेनी है इस तरह से। जो आपके प्रोजेक्ट का नाम होगा ना उसी नाम से आपने इसको सेव करना है और फिर आपने क्लाइंट को फॉरवर्ड करना है। ये हमने सेव कर ली इसकी एक और फाइल, ठीक है। ये हमारे पास इसकी जो हमने क्लाइंट के लिए फाइल सेव की है वो हमारे पास यहाँ पे आ गई है। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे जो आपका जो टेक्स्ट होगा ना उसको आपने आउटलाइन में चेंज कर लेना, आउटलाइन में कन्वर्ट कर देना, जितना भी आपका टेक्स्ट होगा जो आपने क्लाइंट को एआई फाइल फॉरवर्ड करनी है। तो हम जब क्लाइंट को फॉरवर्ड करते हैं उस पैकेज के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, हमारी जो एआई फाइल होती है एडोबी इलस्ट्रेटर की एडिटेबल फाइल जो होती है वो हमने प्रोवाइड करनी होती है, इसको हम सोर्स फाइल भी कहते हैं, ठीक है। तो ये सोर्स फाइल आपने प्रोवाइड करनी है। दूसरी आपने इसका पीडीएफ प्रोवाइड करना होता है, जेपीजी इसके फॉर्मेट एक सेंड करना होता है, और एक आपने इसका पीएनजी फॉर्मेट सेंड करना होता है। पीएनजी फॉर्मेट जो होता है उसकी जो उस वाले फॉर्मेट में हमारे जो प्रोजेक्ट होता है उसकी क्वालिटी जो है वो मेंटेन रहती है, क्वालिटी अच्छी रहती है। लेकिन जेपीजी में ये होता है कि जो हमारी फाइल है उसका साइज थोड़ा छोटा होता है लेकिन उसमें क्वालिटी जो है वो थोड़ी सी खराब होने का डर होता है। तो ये आपने जो है ये वाले फॉर्मेट जो है उसको सेंड करने हैं, एक आपने जेपीजी करना है, एक पीएनजी करना है, एक पीडीएफ करना है,
और एक आपने ये AI फाइल उसको सेंड करनी है, जो कि सोर्स फाइल भी हम लोग इसको कहते हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि ये जो सोर्स फाइल होगी ना, इसका आपने टेक्स्ट सेलेक्ट करना है, सारे टेक्स्ट आप सेलेक्ट कर लें। ठीक है, ये टेक्स्ट सेलेक्ट किया, ये वाला जो टेक्स्ट है ये भी सिलेक्ट किया, लेकिन नहीं, इसके साथ ये शेप्स भी सिलेक्ट हो रही हैं क्योंकि ग्रुप हुआ हुआ है, तो आपने पहले अनग्रुप कर लेना है। इसी तरह इसको भी अनग्रुप कर लेना ताकि सिर्फ हम टेक्स्ट सेलेक्ट कर सकें। ये वाला, ये वाला, ये जितना भी टेक्स्ट आपने ऐड किया होगा ना वो सारा आपने सेलेक्ट कर लेना है, और उसको ये फिर कोई शेप इसके साथ सेलेक्ट हो रही है, डेट्स वाई यहाँ पे आउटलाइन का नहीं आ रहा, तो आपने क्या करना है कि ये टेक्स्ट सेलेक्ट करना है और मेक क्रिएट आउटलाइंस का यहाँ पे ऑप्शन आ रहा होगा, तो ये हमारा टेक्स्ट जो है वो आउटलाइन में कन्वर्ट हो गया। अब जो हमारा हमने जो भी फॉन्ट यूज किया है वो एज इट इज ही क्लाइंट को शो होगा। ठीक है, चेंज नहीं होगा। ये क्रिएट आउटलाइन कर लेना है। ये हमारा जो ये वाला कप था वो सिलेक्ट हो रहा था, इस वजह से वो क्रिएट आउटलाइन का ऑप्शन नहीं आ रहा था हमारे पास, तो इसका भी हम लोग एक सोल्यूशन निकालते हैं। इसको पकड़ के लॉक कर लें ताकि इसकी सिलेक्शन ही ना हो, और ये क्रिएट आउटलाइन कर लिया। आई थिंक हम अगर कंट्रोल ए करके और कंट्रोल शिफ्ट आई करें तो आउटलाइन में हो जाएगा, लॉक करने की भी ज़रूरत नहीं है। कंट्रोल ए तो सब कुछ सिलेक्ट हो जाएगा। हाँ जी, राइट क्लिक करके क्रिएट आउटलाइन नहीं आ रहा तो कंट्रोल शिफ्ट आई कर लें। कंट्रोल ए कर, अच्छा कंट्रोल ए करके कंट्रोल शिफ्ट आई, नहीं कंट्रोल शिफ्ट आई, कंट्रोल शिफ्ट आई। सर वो पर्सपेक्टिव ग्रिड ओपन हो रहा है। एक मिनट, वो जो है आप एक सिलेक्ट करें ना टेक्स्ट को, हाँ जी राइट क्लिक करें ना, कंट्रोल शिफ्ट ओ सॉरी, हाँ जी आप कंट्रोल ए करें, कंट्रोल शिफ्ट ओ करें और ये आउटलाइन करना, आउटलाइन में आ गया। ठीक है जी, तो इसको आपने सेव कर लेना है ये चेंजेस को। ठीक है, और फिर आपने ये वाली एक सोर्स फाइल का आपने क्या करना है, एक जिप फाइल इसकी बना लेनी है। अच्छा, हमारी जो ओरिजिनल फाइल है वो किधर गई? इसके जो पीएनजीज थे वो मैंने सेव नहीं किए थे। एक्सपोर्ट एज, यहाँ से आपने इसका फॉर्मेट सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे आपको इसके फॉर्मेट शो हो रहे होंगे, ये जेपीजी कर लेना आपने। ठीक है, यूज आर्टबोर्ड और एक्सपोर्ट, ये आपने क्वालिटी इसकी मैक्सिमम कर लेनी है। ठीक है, और रेजोल्यूशन इसकी हाई कर लेनी है आपने। इसको CMY के भी कर लें, कलर मोड यहाँ से CMY के कर लेंगे और फिर ओके कर देंगे। तो ये हमारे पास इसकी PNG सेव हो गई है। इसी तरह इसकी JPG भी आपने सेव कर लेनी है। एक्सपोर्ट में जाना है, ये हम एक साथ भी इसके डिफरेंट फॉर्मेट्स जो हैं वो सेव कर सकते हैं। वो किस तरह से कर सकते हैं, आपने एक्सपोर्ट फॉर स्क्रीन्स करना है और यहाँ से आप लोग जितने मर्जी इसके फॉर्मेट्स जो हैं वो सेव कर सकते हैं। ये PNG शो हो रहा है, अगर आपने साथ ही JPG भी करना है तो यहीं से आप लोग JPG भी कर लेंगे। ये इसकी ये आ गई, ये एक इसकी PNG आ गई हमारे पास, और एक हमने इसका PDF करना है, तो यहीं से इसका PDF भी सेलेक्ट कर लेंगे, तो ये तीनों फॉर्मेट्स एक साथ हमारे पास सेव हो जाएंगे। ठीक है, तो एक्सपोर्ट आर्टबोर्ड कर लेना आपने। ये हमारे पास इसके वो PDF भी सेव हो गए हैं। ठीक है, और ये हमारे पास इसकी PNGs और वो JPG भी आ गए हैं। तो अब आपने क्या करना है कि एक फोल्डर बना लेना है लिफोरा के नाम से। ये हमने फोल्डर बना लिया और इन सब की आपने सिलेक्शन ले लेनी है। इनके नाम पहले आपने चेंज करके ना तो वो रख लेने हैं, जैसे कि ये हमने इसकी PNG सेव की थी तो आपने यहाँ पे इसका नाम रख लेना है, रीनेम कर लेना है इसको
या आप वहाँ पे भी रीनेम कर सकते हैं साथ में ही, और बाद में भी कर सकते हैं। लिफोरा PNG फ्रंट, इसी तरह ही रीनेम करेंगे लिफोरा PNG बैक। यहाँ पे इसके स्पेलिंग्स में मिस्टेक हुई है तो वो हम ठीक कर लेते हैं। ओके, और ये हमारे पास है इसकी PNG है, तो ये हमने ऑलरेडी रख लिया है, ये करने की ज़रूरत नहीं है। ये भी मैं डिलीट कर रही हूँ। ये हमारे पास इसकी JPG है, वो सेव कर लेते हैं। रीनेम करेंगे लिफोरा JPG। और ये इसकी फ्रंट आ गई, और ये हमारे पास इसकी PDF आ गई बैक की। और इन सब को आपने सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है, और Ctrl+X प्रेस करके इसके अंदर Ctrl+V कर लेना है। तो ये आपके इसके अंदर प्लेस हो गई है। उसी तरह ही ये जो आपने इसकी ये वाली फाइल रखी थी सोर्स फाइल, इसको भी Ctrl+X कर लेना है और इसी वाले फोल्डर के अंदर Ctrl+V कर देना, ठीक है। ये हमारे पास हो गई। अब आपने क्या करना है कि इस फोल्डर के बाहर आना है, इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और ऐड टू आर्काइव कर देना है। आर्काइव करने के बाद ये आपसे फॉर्मेट पूछेगा कि किसके अंदर आपने करना है, तो जिप पे आपने क्लिक कर देना है और ओके कर देना है। तो ये आपकी इसकी जिप फाइल जो है वो यहाँ पे सेव हो गई है, ठीक है। तो इस तरह से आपने अपने क्लाइंट के साथ जो है इसकी प्रिंट रेडी फाइल आपने इस तरह से सेव शेयर करनी होती है। इज डेट क्लियर? यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन या कंफ्यूजन तो आप लोग पूछ लें। अगर सबको क्लियर है तो प्लीज रेज योर हैंड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये आपके हर प्रोजेक्ट के अंदर यूज होना है। ये नहीं है कि सिर्फ एक प्रोजेक्ट के अंदर ये यूज होना है, ये जब तक आपने काम करना है ये हर प्रोजेक्ट पे आप लोगों का ये अप्लाई होना है, ठीक है। ये एप्लीकेशन हर प्रोजेक्ट पे है, तो इसमें कोई भी कंफ्यूजन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो ये इस तरह से हमारा जो है ये हमने क्लाइंट के साथ इसकी प्रिंट रेडी फाइल इस तरह से शेयर करनी है। ऑलराइट जी, सो डेट्स ऑल फॉर टुडे। और हमारा जो 5 डे जो वर्कशॉप थी पैकेजिंग की वो आज कंप्लीट हो गई है। एंड आई जस्ट होप कि आप लोगों को अब अंडरस्टैंडिंग होगी कि पैकेजिंग डिज़ाइंस क्या होते हैं और किस तरह से हम लोग जो है क्रिएटिव आइडियाज़ जनरेट करते हैं, किस तरह से उनको अपने प्रोजेक्ट्स में अप्लाई कर सकते हैं। सो इट्स अ रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि आप लोग ये जो 5 डेज़ की वर्कशॉप थी, जो इनिशिएटिव था एहसास लैब की तरफ से 5 डे वर्कशॉप का, उसके बारे में अपना फीडबैक शेयर करें कि ये आपको कितना वैल्यूएबल लगा इनिशिएटिव जो है और कितना इंफॉर्मेटिव रहा आप लोगों के लिए। सो प्लीज इट्स रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू टू टर्न ऑन योर माइक्स एंड शेयर योर वैल्यूएबल फीडबैक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। 5 डेज की पैकेजिंग डिज़ाइन की वर्कशॉप जो हमने अटेंड की उसका वंडरफुल लर्निंग एक्सपीरियंस रहा। हर पॉइंट जो था वो हमारे लिए इजी टू अंडरस्टैंड था और आपने बहुत इजी वे में हर कंसेप्ट को क्लियर किया। और सबसे वर्क ये कि हमें डायलाइंस और डिज़ाइन का प्रैक्टिकल नॉलेज मिला। थैंक यू सो मच फॉर सच अ काइंड एंड इफेक्टिव टीचिंग स्टाइल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये जो आपका मुझे बहुत अच्छा रहा। नो डाउट मुझे आजकल ना इसकी ज़रूरत भी थी। मैं यूट्यूब से देख रही थी तो वो काफ़ी पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत बेसिक होते हैं लेकिन वो उसको मिस कर जाते हैं, जिसकी वजह से हम लोग ना मैं नहीं कर पा रही थी। मैं अपनी बात बताती हूँ कि मैं नहीं कर पा रही थी उसको कि जिसे कहते हैं ना फुल पैकेज नहीं मुझे मिल रहा था। तो इसमें मेरे काफ़ी पॉइंट जो थे ना जिनका मुझे डाउट था, जो मुझे इशू कर रहे थे क्रिएट मेरे लिए, तो वो मेरे क्लियर हो गए। तो नो डाउट इट्स अ वंडरफुल एक्सपीरियंस विद यू एंड थैंक यू सो मच कि आपने इस पॉइंट पे हमें ये जो है ना एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की। और एहसास लैब तो है जिंदाबाद। सो थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह खैर।